नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी हैं तैयार, विपक्ष भी है बेकरार, सत्ता में आने की तैयारी है। तो सवाल तो बनता है, सवाल यह है कि तैयारी किसकी कितना पुख्ता है। और अगर बीजेपी की रणनीति को हम देखें, योगी और मोदी की रणनीति को हम देखें, तो एक बार फिर से सत्ता को दोहराने के लिए जो इस वक्त पूरा रोडमैप तैयार किया गया, उसमें हर एक वर्ग को जोड़ने की कोशिश है, एससी, एसटी, ओबीसी। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में कोई है तो वो है ब्राह्मणों का साथ किसको मिलेगा। मायावती फिर से दांव खेल चुकी हैं। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारा एक वक्त में मायावती ने दिया था। बाद में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला उन्होंने अपनाया और उसके बाद उसका प्रभाव भी मिला, उनको सत्ता भी मिली। लेकिन आज के दौर में अगर मायावती फिर से ब्राह्मणों पर दांव खेलना चाहती हैं तो क्या वाकई ब्राह्मण उनके साथ जाने को तैयार हैं? इन तमाम चीजों को समझते हुए जहां समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से रणनीति बना रही है, नए और गठबंधन छोटे दलों के और ओवैसी के आने के बाद उनकी अपनी रणनीति है, उस बीच में योगी फिर से चाहते हैं कि सत्ता बनी रहे और सिर्फ बनी ना रहे, बल्कि पिछली बार जो आंकड़ा था, इस बार वो आंकड़ा या तो मिले या उससे भी पार जाए, यानी 350 तक जाए। इन तमाम चीजों के बीच में सवाल यही है कि आखिर किसकी रणनीति कितनी पुख्ता है और ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे, एससी, एसटी और ओबीसी किसके साथ जाएंगे। इस बीच में कैबिनेट की बैठक भी हुई, उसमें भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लेकिन जो विस्तार होना है, उस विस्तार में किसका चेहरा रहेगा, किसके ऊपर असर आएगा और किसको ज्यादा मौका दिया जाएगा बदली हुई परिस्थितियों में, इन तमाम चीजों में कई ऐसी चीजें हैं जो ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से विवेक साइलस जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है विवेक आपका। महामेधा नागर हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है महामेधा आपका। हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता कांग्रेस के उमाशंकर जी भी हैं, बहुत स्वागत उमाशंकर जी आपका। और सुनील अर्कवंशी हैं सुभाषपा की तरफ से, उनके प्रदेश अध्यक्ष, बहुत स्वागत है आपका भी सुनील। सबसे पहले महामेधा, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। इस बार सवाल यही है और सवाल इसी बात को लेकर तो लोगों के मन में है कि आखिर रणनीति आप लोगों की क्या है, क्योंकि जिस ट्रैक पर बीजेपी जाना चाह रही थी उस ट्रैक पर अब मायावती भी आ गई हैं, सपा पहले से है, बाकी अन्य दल भी अपनी रणनीति बना रहे। विस्तार में उसकी झलक कैसी दिखेगी? मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारी रणनीति हमें कोई बदलने की जरूरत नहीं है या नई रणनीति हमको अपनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो रणनीति के साथ में भाजपा उत्तर प्रदेश अभी तक काम करती आई है, उसने समय समय पर नतीजों के माध्यम से, चुनाव के नतीजों के माध्यम से हमको रिजल्ट दिया है। चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, समय समय पर जनता का जो रुख है वो हमको बहुत ही क्लियर दिखता आया है। और आने वाले समय के अंदर भी इसी प्रकार से इन्हीं रणनीतियों को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी फील्ड के अंदर दोबारा से उतरेगी और पूरे पुरजोर तरीके से उतरेगी और फिर से सरकार बनाएगी। ठीक है, इस बीच में बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने रहे। मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले अभी जो बैठक हुई है, उस बैठक में जो तमाम मोहर लगे हैं प्रस्तावों पर, उसमें क्या खास है, जरा वो दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। विवेक भाई, सवाल आपसे है। समाजवादी पार्टी भी ये ब्राह्मण कार्ड पहले खेल चुकी है, इस वक्त हम कार्ड की बात ना करें कि रणनीति सभी बना रहे हैं। आगाज आपके भी नेता ने आज कर दिया, लखनऊ से उन्नाव तक। लेकिन अगर कैबिनेट का विस्तार यहां पर होता है, नए चेहरे आते हैं, तो बीजेपी फोकस कर रही है कि जो आप लोगों ने पिछले दिनों घेरा कि ब्राह्मणों के साथ ये हुआ, यहां ठाकुर का एक वर्चस्व आ गया, ये सारी चीजें बड़ी चर्चा में रही। लेकिन अगर आपकी ये रणनीति हो सकती है तो उतना ही हक उस पार्टी को भी जो सत्ता में, वो भी अपनी रणनीति बना सकती है। दांव कैसा रहेगा और कितना कारगर रहेगा अगर वो खेलते हैं? देखिए, रणनीति बनाने का तो सबको हक है, चाहे कोई पार्टी हो, सपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ, डबल इंजन की जो सरकार इस समय चल रही है और जो खड़े होकर पार्लियामेंट में झूठ बोल सकती है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई पूरे हिंदुस्तान में, क्या उसको सरकार में रहने का हक है? प्रधानमंत्री मोदी जी को गंगा मैया की गोद में बहती हुई लाशें नहीं दिखी, शमशानों को कब्रिस्तान में बदल दिया। हमारे हिंदू भाई मजबूर हो गए, जला नहीं पाए, दफनाना पड़ा। लाशों को चील कौवे खा गए, गिद्ध नोच के ले गए।
ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को नहीं दिखा। तो क्या ऐसी सरकार का रहने का हक? और नागर जी ने सही कहा कि हमको रणनीति बदलने की जरूरत है। आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है नागर जी, आप लोग जा रहे हैं क्योंकि आपसे जनता पूछेगी। आज जो 5-5 एक्सप्रेसवे की आप बातें करते हैं, एक भी कहीं दिख तो नहीं रहा कहां से चढ़ना है और कहां उतरना। 70 लाख नौकरी देने का वादा था हर साल, किसानों की आय दुगनी कर रहे थे 2022 तक, वो सब पूछो जाएगा ना। महिलाओं की सुरक्षा में बात कर रहे थे, कैसे बलात्कार हो रहा है सब देख रहे हैं। डीजल पेट्रोल पे बहुत चिल्लाते थे, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मांग। विवेक भाई देखिए, सत्ता में तो सबको रहने का अधिकार है जिसको जनता ने चुना और 5 साल के लिए चुना है। अब आप कहेंगे कि उनको रहने का अधिकार नहीं और आपके कहने से वो छोड़ने वाले तो है नहीं, इस पे तो मैं जा ही नहीं रहा। और जो मुद्दे आप गिना रहे हैं उस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं सिर्फ रणनीति की बात कर रहा हूं। सपा का ब्राह्मण रणनीति, बीजेपी ने बनाई ब्राह्मण रणनीति, अब यहां पर खुद मायावती आ गई हैं और पहले ये सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला वो अपना चुकी हैं और कामयाबी मिल चुकी है। अगर ये रणनीति बनाते भी हैं तो आपको क्या लगता है, आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या फिर भी कोई असर सपा की रणनीति पर नहीं पड़ेगा? विधानसभा के अध्यक्ष थे माता प्रसाद पांडे जी, वो विधानसभा के अध्यक्ष थे। 7 से 8 कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर ब्राह्मण हैं। और जहां तक ब्राह्मणों की बात है, आप अगर भगवान परशुराम की बात करी तो 17 साल से लगातार समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की जयंती मनाई है। पिछले 17 साल से भगवान परशुराम की जयंती पे अवकाश किसने घोषित किया? समाजवादी पार्टी ने। तो हमेशा ब्राह्मणों के साथ समाजवादी पार्टी रही, हंसने की जरूरत नहीं है, फैक्ट बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। आपने क्या किया है? ब्राह्मणों को फर्जी एनकाउंटर कराया है और यहाँ बैठ के आप हंस रही हैं। हंसती रहिए, 2-4 महीने और हंस दीजिए, सत्ता के बाहर जाने वाली है। किसका एनकाउंटर कराया? शैलेश भाई जरा खुलकर बताइए। क्या? अरे यहाँ विवेक तिवारी आप ही के साथ डिबेट हुई थी, समाजवादी पार्टी मारा था कि नहीं? करण की एक में तो मैंने इसीलिए पूछा था। आपने विवेक तिवारी का अगर जिक्र किया है तो अलग विषय है, लेकिन मैं बिकरू वाले का भी जिक्र कर रहा था। वहां पर भी लोगों को कहा जा रहा था और लोग कह रहे थे कि एक ब्राह्मण मार दिया गया, अपराधी नहीं था वो ब्राह्मण था। ऐसे ही अपराधियों को भी आप बांट देते हैं, यही तो सवाल है ना। बहरहाल उमाशंकर पांडे भी हमारे साथ हैं। महामेधा, एक जल्दी से जवाब आप दीजिए विवेक साइलस को। उनका कहना है कि आपकी इस रणनीति का कोई असर उन पर नहीं पड़ेगा, जो आपने किया है, जो सरकार इस वक्त कर रही है उसका नतीजा आप भुगतेंगे। ये समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि कुछ नहीं होने वाला। जी, सबसे पहले तो मैं इनको क्लियर कर दूं कि हमारी सरकार, भाजपा सरकार कभी से भी, योगी सरकार कभी से भी तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। हमारी सरकार चलती है विकास के मुद्दे पे, हमारी सरकार चलती है गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए। आपकी तरह नहीं जो कि अपराधियों को भी उनके एनकाउंटर हो जाने पर बोल रहे हैं आज यहाँ पर बैठ करके कि ब्राह्मण को मार दिया जाता है फेक एनकाउंटर में। आई एम सॉरी सर, आपको फिर यहाँ पे आपको विपक्ष में रहने का भी हक मैं आपको नहीं देती हूँ अगर आप इस विचार के। हमारी सरकार काम करना जानती है। हमने गुंडागर्दी को यहाँ से उखाड़ करके फेंका है, हमने पारदर्शिता पूरे सिस्टम के अंदर ला करके खड़ी है। प्रशासन सुशासन अब अच्छे तरीके से काम करता है। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि आपकी तरह यहाँ पर परिवारवाद, यहाँ पर चाचा भतीजावाद करके यहाँ पर योगी सरकार ने काम नहीं किया। यहाँ पर काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ विकास के मॉडल पे, और हमारी रणनीति भी ठीक है। उमाशंकर पांडे साहब, कांग्रेस बहुत लंबे अरसे से प्रदेश में नहीं है, लेकिन पुरजोर वो कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, आपसे ही अलग हटकर वहां पर तमाम दल पनपे उभरे, जो क्षेत्रीय दल के तौर पर सत्ता में काबिज होने में कामयाब भी रहे। जो रणनीति है उसमें सबको मौका मिले, हर एक वर्ग को। बीजेपी इस वक्त खास तौर पर SC, ST, OBC और साथ में जो एक नया मामला निकला है कि ब्राह्मणों को भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा कहा गया कि उनको तवज्जो नहीं मिल रही। अगर इस रणनीति पर वो जा रहे तो कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? उसकी काट कांग्रेस के पास क्या है? अतुल जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की संरचना की है, इस देश की परिकल्पना की थी और इस देश को बनाया और इस देश को विकास के रास्ते पर आगे लाकर देश के हर नागरिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की रणनीति बनाई और उसी पर वो काम करती रही। और उसी का नतीजा रहा कि वो दलित हो या वो अपर कास्ट का हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबको इस देश में आगे बढ़ने का समुचित और समान अधिकार कांग्रेस ने दिया। बाद में जो पार्टियां आई उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर
मानवता को बांटने का काम किया और उसके आधार पर अपने राजनीतिक सत्ता की रोटी सेकने की रणनीति बनाई। आग लगी, दंगे हुए, घर जले, बस्तियां सुनसान हुई, बच्चे अनाथ हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनकी सत्ता की रोटी मिली। तमाम दंगे आप देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी के रहे और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदे आतंकवाद का एक स्क्वाड तैयार कर लिया, जिसकी प्रणेता प्रज्ञा ठाकुर जी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की। हमारी मूल भावना जो है, जो हमारा आदर्श वाक्य है, जो हमारा आइडियोलॉजी है। उमाशंकर जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इतनी देर से मैं सुन रहा था। मैं सुन लूंगा, बिल्कुल सुन लूंगा। लेकिन आप जब ये कहते हैं ना कि कांग्रेस ने देश की रचना की, मैं तो पहले से ही कहता हूं कांग्रेस ने तो सृष्टि की रचना भी की है, मान लिया मैंने। इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने नहीं, कांग्रेस ने की है। लेकिन आप कहते हैं समाजवादी पार्टी जाति धर्म की बात करती है, बीजेपी जाति धर्म की बात करती है। ये आपसे ही निकले हुए लोग हैं, बीजेपी को छोड़ दे अगर तो। और जो आपने किया उसी की वजह से इन लोगों ने बांट बांट कर किया। आपके दौर में अगर सदन के अंदर यह कहा जाए, पांडे साहब सुन लीजिए, सदन के अंदर यह कहा जाए कि इस देश के संसाधन पर पहला हक फला का है, तो आप कहते हैं कि आप धर्म की राजनीति नहीं करते। ये तो फिर अलग हो जाएगा ना थोड़ा। अगर वो कर रहे हैं तो आप भी वही कर रहे हैं, रणनीति आपकी भी वही है। आपके यहां भी अलग अलग सम्मेलन होते हैं, सिर्फ बीजेपी और सपा और बसपा नहीं कर रहे हैं। हो गया आपका? बिल्कुल हो गया। देखिए अतुल जी, मैं आपके व्यंग्य को स्वीकार करता हूं और ये आपको अधिकार जाता है, क्योंकि हम ही ने संविधान में ये अधिकार दिया है कि कोई कुछ भी बोले, वो उसका अधिकार है। तो आप ये कह रहे हैं, आप व्यंग मार रहे हैं कि हमने सृष्टि की रचना की, तो हम उसे सर आंखों पर लेते हैं। लेकिन हकीकत क्या चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो कुछ हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है, यानी कि समूल सृष्टि की स्थापना आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2014 के बाद की। आप कांग्रेस को इसका क्रेडिट दे रहे हैं, तो मैं आपसे विनम्रता से कह रहा हूं कि आप तत्काल ये क्रेडिट मोदी जी को दे दीजिए, नहीं तो आपका भी चैनल एनडीटीवी की तरह बैन होने का डर है। नहीं, आप चिंता मत करिए हमारे चैनल की, आप किसी और चैनल का यहाँ पर जिक्र मत करिए। जैसे मैं अगर आपको लग रहा है कि मैं व्यंग कर रहा था और आप उसको सहज स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात को भी स्वीकार कर रहा हूँ। कोई ये कहे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो मैं नहीं मानता, कोई ये कहे कि 14 के बाद कुछ नहीं हुआ, 14 के बाद ही सब कुछ हुआ, तो मैं ये भी नहीं मानता। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कुछ भी कहने का अधिकार है, कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होता है। एक मर्यादा के साथ और उसमें एक तार्किक पक्ष रखने का अधिकार होता है। उमाशंकर जी, इतना तो आप जानते हैं, आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मैं आऊंगा आपके पास सर। सुनील अर्कवंशी भी इंतजार कर रहे हैं, आपकी बात का जवाब महामेधा नागर देंगी। सुनील, अच्छा ठीक है, बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ, देखिए, अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान संरचना की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम कुछ भी बोलने का मतलब उस संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्यों के अंतर्गत ही बोल रहे हैं। इतना तो मैं आपसे समझदारी की उम्मीद कर सकता हूं अतुल जी, कि अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बात तो हम नहीं करेंगे। बिल्कुल मैं आपसे करता हूं जी। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कहाँ चला जाता है? बिल्कुल अच्छी बात कही। और जैसा आप कह रहे हैं ना उमाशंकर जी, उसी संविधान में एक व्यवस्था दी गई थी चौथे स्तंभ को, उस पर 75 में कितना आघात हुआ था, ये भी संविधान को भी याद है, हमें भी याद है, देश और दुनिया को भी याद है। ठीक है, आप लोगों ने माना है कि गलती है। सुनील अर्कवंशी, आपको इस चर्चा में शामिल करने का मकसद हमारा यह है कि कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें कौन कौन चेहरे होंगे और क्या गणित होगी। अब आप सरकार का हिस्सा नहीं है, अब आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन पहले शुरुआती दौर में थे। आपकी जो रणनीति है ओवैसी के साथ मिलकर इस बार चुनाव में जाने की पूरा दमखम आपके नेता लगा रहे हैं। आपको लगता है कि हां पार पा पाएंगे? और बीजेपी अगर इस रणनीति पर आ गई है तो ये क्या मजबूरी थी उनकी, या एक नई ठोस रणनीति के साथ, एक रोड मैप के साथ वो जा रहे हैं? इसके पहले के चुनाव में, 14 के चुनाव में हर जगह पर बीजेपी ने सबको झटका दिया। लोगों ने कहा मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मिला। लोगों ने कहा कि नहीं दलितों ने वोट नहीं दिया, मिला। लोगों ने कहा कि नहीं पूर्वांचल में फला ने नहीं दिया, मिला। आप लोगों का भी साथ मिला। बीजेपी अभी भी आप लोगों से हटकर ही आगे बढ़ रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? लोगों का भागीदारी संकल्प मोर्चा, संयुक्त मोर्चा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में बना हुआ है। हम लोग पिछड़े पिछाड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एकत्रित करने का काम किया। जिनकी जो छोटी छोटी पार्टियां थी, हम लोगों ने उनको सबको एकत्रित करने का काम किया।
पूरी तरीके से हमारा रोड मैप तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप अब जनता जान चुकी है। अब इनके लालीपाप ये कैबिनेट विस्तार और इसमें फंसने वाली नहीं है। अब 6 महीने चुनाव के रह गए हैं, तब आप मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अरे आप किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? उसी जनता ने आपको वोट दिया जिसके लिए आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं सुनील कर भाई, पाई। आपका भी रोड मैप जनता जान चुकी है। देखिए, मशहूर शायर है मुनव्वर राणा, इतने नाराज हैं बेचारे, वो कह रहे हैं कि ओवैसी यहां आएंगे, बीजेपी जीत जाएगी, और ओवैसी का साथ आप भरपूर दे रहे हैं। तो आपका रोड मैप क्या है? और ओवैसी वैसे बी टीम बोले जाते हैं बीजेपी की। अरे कैसे बी टीम बोले जाते? संविधान ने चुनाव लड़ने का अधिकार। मुनव्वर राणा कह रहे हैं, मैं थोड़े ना कह रहा हूं। मुनव्वर राणा जी की बात आप बता रहे हैं, मगर मैं ये बता रहा हूँ संविधान में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। तो चुनाव तो कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। अब वो बी टीम बता रहे हैं, चुनाव जो अगर कोई लड़ रहा है वहां पर दूसरी पार्टी हार जाती तो उसको बी टीम बताया जा रहा है। संविधान के तहत माननीय ओवैसी जी चुनाव लड़ रहे हैं, संविधान के तहत हम लोगों की तैयारियां जारी है। हम लोग पूरी तरीके से एक संयुक्त मोर्चा बनाकर इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे। अभी हमारी प्रवक्ता जी बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास, जातिगत बात कर रही थी कि सबको सम्मान देने का काम किया। तो आप ये बताइए, ये लालीपाप जो देने का काम शुरू करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये 6 महीने में क्या कर लेगी? किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएगी? आप सिर्फ लालीपाप देने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारी जनता इनके मंसूबे जान चुकी है। आपने ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाई, ना आपने बेड की व्यवस्था कर पाई, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था कर पाई, ना दवाई की व्यवस्था कर पाई, ना आपने शमशान घाट की व्यवस्था कर पाई, जिन शमशान घाट में लोग लाशें जला नहीं पाए। आप किस तरीके की बात करें? किस मुंह से आप मंत्री विधायक बनाकर जनता के बीच में वोट लेने का काम करेंगे? ठीक है, अब वो किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में तो उनको तय कर रहा है, और सभी को अधिकार है लोकतंत्र में। जैसे आपने कहा कि ओवैसी को भी अधिकार है हैदराबाद से यहां पर लड़ने को। मुनव्वर राणा को तकलीफ हो गई बीजेपी को जीत न मिल जाए उनके आने से, और आप कह रहे हैं कि नहीं आप ही सरकार बनाएंगे। तो देखेंगे कि कौन सरकार बनाएगा। फिलहाल इस वक्त जो कैबिनेट की बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई, प्रेस वार्ता आ रही है, सुना देते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो ये लगभग 1,20,000 लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। ये साधारण निर्णय नहीं है। इसमें एक तो लाभ है कि आपके पंचायत और ग्राम पंचायत के लेवल पे आपको सहूलियतें मिल रही हैं। सरकार की जितनी भी योजना होते हैं पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, जो ब्लॉक लेवल पे जितनी भी चलती है उसमें कठिनाइयां हैं। उसके अंदर कहीं जानकारी लेनी है तो वो सेक्रेटरी के आगे पीछे घूमता रहता है, वो कम होते हैं। बीडीसी को भी कुछ काम करवाना पड़ता है, बेचारा उसको लगता है कि मैं एक तरफ जीत तो गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। तो उसको सब करने के लिए वहां पे एक कार्यालय होगा, तो कार्यालय में सब बैठेंगे, जानकारी उपलब्ध होगी। कोई फॉर्म भरना है, किसी को मदद देनी है, वो तहसील में जब आता है तो वहां पे मिलता है, ये सब होता है। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर वहीं पे रहेगा। ये सब चीजें जो हैं उससे इन लोगों को मिलेगा। और ये 6 मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा ये पूरी की पूरी कार्रवाई 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। इसमें ढिलाई नहीं, पूरी मॉनिटरिंग होगी। और मुख्य सचिव को भी कहा है कि इस पे आप जरूर इस पे ध्यान देंगे और इसकी रिपोर्टिंग बना के मुझे देंगे। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से कहा है। तो इसके अंदर बड़ी लाभार्थी की जो एक काम होता है, उसके बाद जन्म मृत्यु, उसके बारे में है ही नहीं कहीं जानकारी, बेचारों को कठिनाइयां होती हैं। उसके साथ फिर अनेक बीपीएल परिवार होते हैं, उनके कार्ड बनने होते हैं, वो भागते रहते हैं। आपके स्वास्थ्य विभाग के भी कार्ड बनने होते हैं, वो नहीं मिल पाते उन लोग को। और फिर अन्य जो भी आप लेना चाहें इसके अंदर सभी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित वो आती हैं। तो एक वे बड़ा कार्य हो रहा है। नौकरी तो एक तरफ से गांव के अंदर मिल ही रही है, ट्रेनिंग हो रही है, और उनका खुद का ग्राम पंचायत का एक अच्छा भवन बन रहा है जिसमें कार्यालय चलेगा और लोगों को वहां से सुविधा उपलब्ध होगी। नहीं, 2 जने आपके हुए तो एक प्रकार से आपके 58,000 है ना, तो सब 1,20,000 के आसपास हो गया ना। इसके अंदर भी वो फिक्स हो जाएगा, रुपए प्रति माह दिया जाएगा जो ऑपरेटर्स होंगे। मोटा इतना ही होएगा, 6,000 का। ये प्रयागराज में जो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है उसके अंदर कुछ
अधिवक्ताओं की विशेष रूप से बहुत। बहरहाल तो कैबिनेट की बैठक के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे थे। क्या फैसला लिया गया आपने सुना। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए। बहुत जल्दी से महामेदा नागर मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा आपने सुना, उमाशंकर पांडे साहब कह रहे हैं, विवेक साइलस भाई कह रहे हैं, और सुभाषपा की तरफ से भी आपने सुन लिया कि क्या आरोप आप पर लगे हैं, किस मुंह से जाएंगे। सवाल इस बात का है कि चेहरा किसको बनाएंगे। अगर ब्राह्मण पर आप भी दांव खेलने जा रहे हैं तो विस्तार होगा, वो विशेषाधिकार होता है सरकार का, मुख्यमंत्री का, वो करें, लेकिन चेहरा कौन होगा, कहां दांव खेल सकते हैं आप। चेहरा क्या होगा, कौन होगा, वो तो समय बताएगा। अगर आप ये आप मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कर रहे हैं या फिर आप दूसरे। नहीं, मैं ब्राह्मण चेहरे की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री का चेहरा तो सबको पता है, प्रधानमंत्री का तो सबको पता है, वो ब्राह्मण चेहरा कौन होगा। जी, ब्राह्मण चेहरा, मुझे लगता है कि आपको मेरे को इसके अंदर कुछ टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ इसी जाति विशेष देखते हुए यहाँ पर कोई डिसीजन होते हैं। मैं एक बार फिर से अपने आप को दोहराऊंगी, और मैं ये विवेक साइलस जी की बड़ी अच्छी आदत है, वो मुंह बनाते रहते हैं। मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता है उनको कि जिस तरीके से उनकी पार्टी में काम होता है, वो उम्मीद करते हैं कि दूसरी पार्टियां भी उसी प्रकार से काम करें। पर मैं माफी चाहूंगी विवेक साइलस जी, हमारी पार्टी के अंदर इस तरीके से काम नहीं होता है। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी विपक्ष के मुद्दे हैं जिनसे वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, ऑफकोर्स हम भी पूरी तैयारी के साथ में मौजूद है। हमको भी पता है कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या कमियां रही हैं, क्या खूबियां रही हैं इस सरकार की। उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हम इस पूरे चुनाव में उतरेंगे, चाहे वो कोरोना का विषय हो। मैं बहुत ही प्राउडली बताना चाहूंगी कि 24 से 25 करोड़ की आबादी का हमारा उत्तर प्रदेश, आज वहां पर अगर आज की डेट की हम बात करें तो मात्र 40 केसेस हैं जो कि एक्टिव केसेस हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां की आप इससे आधी की भी आधी आबादी के प्रदेश केरला को नहीं, ठीक है। अगर आपने सेकेंड वेव के बाद उस पर लगाम लगा ली है तो आप उसके बाद उस बात का जिक्र भी कर सकती हैं, केसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन चेहरे का जिक्र आपने नहीं किया मामेदा। आप उस बात को, उस सवाल को बहुत आराम से टाल सी गई। चेहरा कौन होगा। स्वतंत्र देव सिंह आते हैं, दिल्ली मुलाकात होती है, लेकिन फिर भी क्या बात होती है इसके बारे में खुलासा नहीं हो रहा। विलंब क्यों हो रहा है, कहीं कोई कुछ फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि इसके लिए तो हमको इंतजार ही करना पड़ेगा। ये जानकारी तो सिर्फ स्वतंत्र जी ही दे सकते हैं, ये जानकारी मेरे पास भी नहीं है। और हमको ठीक है, मैं आपकी बाध्यता समझता हूं, आप उससे ज्यादा नहीं बोल सकती हैं, लेकिन विवेक साइलस भाई बोलना चाहते हैं। विवेक भाई, आपके मुस्कुराने पर उनको आपत्ति है, चेहरा बनाने पर आपत्ति है, लेकिन उनका चेहरा कौन होगा ये आपको पता है क्या। क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि कुछ भी चेहरे बदल लीजिए, मुखौटा लगा लीजिए, कुछ होना नहीं है। ये देखिए, अब सही बात है, चेहरा बदल लें, अब 5 महीने चुनाव के कुछ भी कर लें तो सामने ही आ जाएगा। जनता ही बनाती बिगाड़ती है सरकार को। इनको भी नहीं भूलना चाहिए कि 14 साल बाद सत्ता में आए थे। खैर छोड़िए, भी महामेदा जी ने कहा कि हम जाति की राजनीति नहीं करें, तो जो मुख्यमंत्री राजस्थान के चुनाव में जाके 2019 में ये कह सकता है कि बजरंग बली जो थे वो दलित थे, वो जाति की राजनीति नहीं करते। जो कहते हैं अली उनके, बजरंग बली हमारे, मुख्यमंत्री कहते हैं वो जाति की राजनीति नहीं करते। आज तक में अभी इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे 19% हम उनके, 81% हमारे, वो जाति की राजनीति नहीं करते। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं शमशान कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, जाति की राजनीति नहीं करते। शांत रहिए, मैं नहीं बोला था। पार्लियामेंट में अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, कितना स्ट्रॉन्ग है कि आप फाइलों के अंदर शांत रहिए ना, यही गलती है, यही प्रॉब्लम है। अतुल जी, ऐसी डिबेट नहीं होगी, ऐसी डिबेट नहीं होगी। मैं भी नहीं बोलने दूंगा इनको, बोलने नहीं दूंगा मैं अतुल जी, इनको नहीं बोलने दूंगा मैं। बोल लेने दीजिए महामेदा, बोल लेने दीजिए। देखिए वो इंतजार कर रहे थे। आप भी अगर कमेंट करें तो छोटा कमेंट करें। नहीं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जो भी कमेंट करे छोटा करे। विवेक भाई बोल रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आप काउंटर कर सकती हैं। विवेक भाई, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा ओबीसी, दलित और महिलाओं को कोई देखना नहीं चाहता, ये जाति की राजनीति नहीं है। और ये इन्होंने अभी कहा कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। तो मैं 30 सेकंड लूंगा। अनुराग ठाकुर कौन है, दुष्यंत सिंह कौन है, पीयूष गोयल कौन है, BY येदियुरप्पा कौन है, राजवीर सिंह कौन है, परवेश लेकिन विवेक भाई जब आप देखिए, आप परिवारवाद पर ले आए, देखिए उसका तर्क बीजेपी बार बार यही देती है। वहां पर पार्टी में परिवार है, यहाँ परिवार से ही पार्टी है। इस फर्क को समझिए ना। बीजेपी ये तर्क देती है आपके परिवारवाद पर, वो कहती है कि वहां पर उस पार्टी में परिवार हो सकते हैं, यहां पर आपकी अगर बात करेंगे ना तो पार्टी जो है वो परिवार से ही आगे है। देखिए, अभी इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो मैं एक आंकड़ा दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अपने 312 MLA हैं,
घटक दल के अलग। तो जिस पार्टी में 312 एमएलए हैं, उसमें से 83 ऐसे एमएलए हैं जिनके ऊपर हत्या और बलात्कार का केस चल रहा है। मैडम, पता कर लीजिए। आपकी केंद्र सरकार में 75 मंत्री, उसमें से 38 मंत्रियों पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, और आप कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था देंगे। कल बच्चियों को पीटा विवेक गया भाई है। देखिए, मैं तो बड़ा आज व्यक्तिगत तक तौर गया पर है। खुलकर कहता हूं, राजनीति अगर है तो वहां पर दाग तो है ही। अब किसके दामन पर कितने दाग हैं ये आप लोग तय करते रहिए। आप उनके यहाँ के अपराधी गिन रहे हैं, मैं अगर गिनना शुरू कर दूंगा समाजवादी पार्टी के दौर का तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब याद आ जाएगा जो मुझे आप याद दिलाना चाह रहे हैं। बहरहाल मैं चेहरे की बात कर रहा था, यहाँ पर उनकी रणनीति से आप पर कितना प्रभाव है इसका सवाल था। उमाशंकर जी सुन रहे हैं, उमाशंकर जी इंतजार करें। उमाशंकर जी, आपने कहा सब जाति धर्म की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी भी करती है, बीजेपी तो करती ही करती है, पूरी पार्टी जो इसी उस पर टिकी हुई है, लेकिन आप लोग किस पर टिके हैं? आपकी रणनीति क्या है? चेहरे भी है, ये सवाल है सर, एक पत्रकार के तौर पर भी सवाल है, आपके कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है अदना साहब, उसका भी ये सवाल है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कितना उससे आपको सफलता मिलती दिख रही है इस कोशिश से? क्योंकि बीजेपी बहुत तेजी से आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी ने भी अपना आगाज कर दिया है, अखिलेश बड़ा साइलेंटली चल रहे थे, अब रथ यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। बीएसपी को आप कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता, सुभाषपा और ओवैसी को आप देखिए बड़ा खुलकर, वो तैयारी भी कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, अलग अलग जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। तो आपके यहां चेहरा कौन होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है। अतुल भाई, मैं आपसे पूरी विनम्रता के साथ चाहूंगा कि थोड़ा सा मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहली बात तो आपने कहा अदना सा कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता अदना नहीं हो सकता, जिसने अंग्रेजों के सीने पर चढ़कर अंग्रेजों को इस देश से धकेल कर बाहर किया और आप सबको स्वतंत्रता की सांस लेने का अधिकार दिया। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता अदना नहीं हो सकता, वो शेर है, वो बब्बर शेर है। एक बात। दूसरी बात, मैंने अभी भाजपा की साथी प्रवक्ता को सुना, इनको बड़ा प्राउड फील होता है कोरोना के मैनेजमेंट पर, तो इनको होना चाहिए, क्योंकि यही इनका इतिहास है कि जब क्रांतिकारियों के ऊपर अंग्रेजों की गोलियां चल रही थी तो ये अंग्रेजों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों की मुखबिरी कर रहे थे। तो शी मस्ट फील प्राउड। कोरोना में ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए लोग तड़प तड़प के गाड़ियों में बैठ के मर गए, अस्पताल के चौखटे पर लोग मर गए, और शी इज फीलिंग प्राउड। इनको कोरोना मैनेजमेंट पे प्राउड हो रहा है। 4.25 लाख से ज्यादा लोग इस देश में मर गए और इनको कोरोना के मैनेजमेंट पर प्राउड हो रहा है। सरकार आंकड़े छुपा रही है और विपक्ष के नेताओं को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, चिंतकों को दबाने के लिए पेगासस की जासूसी करवा रही है। इस देश का प्रधानमंत्री, माफ करिएगा मैं ऐसी शब्दावली प्रयोग करने जा रहा हूँ, उस देश के प्रधानमंत्री का भविष्य इस देश की जनता तय करेगी, जो बुद्धिजीवियों और पत्रकारों का इजराइल की कंपनी को हायर करके जासूसी कराता है। ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश की जनता जरूर सबक सिखाएगी। और हमें छोड़िए, विपक्ष को छोड़ दीजिए, अपने मंत्रिमंडल के साथियों का, स्मृति ईरानी के स्टाफ का, जो प्रधानमंत्री अपने ही लोगों की जासूसी कराता हो, उस प्रधानमंत्री के डर और असुरक्षा की बात को हम सब बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इन्होंने कहा हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। मान्यवर, आपसे ज्यादा आपने ध्रुवीकरण की शुरुआत की, अंग्रेजों की परंपरा से आपने शुरुआत की, इसलिए आपका पहला संगठन हिंदू महासभा था। पहला शब्द जो आपने हिंदू का लाया वही भारत के गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने वाला था। ये आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है। वो वैसी आपकी टीम भी है, जहां जहां आप जाते हैं, जहां जहां आपको लगता है आप हार रहे हैं, वो वैसी को टीम बी के रूप में परछाई के जवाब लूंगा। आपने 2 मिनट मांगा था, मैंने दे दिया। उमाशंकर भाई, आपने 2 मिनट मांगा था, मैंने दिया। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, पहली बार है कि कांग्रेस हर एक डिबेट में बैठकर स्मृति ईरानी का पक्ष ले रही है। पेगासस मामले के बाद ये पहली बार मैंने देखा है। स्मृति ईरानी से इतना लगाव कांग्रेस का मैंने पहली बार देखा है। पेगासस के जरिए कम से कम ये तो कनेक्शन जुड़ा। बहरहाल, सुनील अर्कवंशी आप जवाब देंगे। आप पर सीधा प्रहार किया है कांग्रेस ने, बीजेपी तो है ही प्रहार में, उनके टारगेट पर आप पर सीधा प्रहार है। आप ओवैसी के साथ मिलकर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, ये रणनीति बना रहे हैं। आप पर चेहरा बदलेंगे नहीं बदलेंगे उनका अपने कैबिनेट का मामला है, लेकिन चुनाव में आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं। देखिए, रणनीति हम लोगों की पूरी तरीके से तैयार है। आरोप लगाने की तो बात कांग्रेस की तो मैं कह नहीं सकता हूँ, आरोप किस बात को लेकर लगा रहे हैं। माननीय ओवैसी जी है, हमारे माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, माननीय कृष्णा पटेल जी हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं।
हमारे साथ में सभी दल हैं। ऐसा नहीं कि माननीय ओवैसी जी ही खाली हमारे साथ में हिंदू समाज की और भी पार्टियां हैं, वो भी साथ में। नंबर एक बात। रही बात अभी भ्रष्टाचार की, गुंडा राज खत्म करने की, सबका साथ सबका विकास पूरा करने की भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रवक्ता जी बता रही थी। ये बताइए कहाँ आप थे उस दिन जब बीजेपी के लोग लखीमपुर में एक महिला की साड़ी खींच रहे थे? कहाँ आपके उस दिन से जब शिक्षा मंत्री आपके भ्रष्टाचार में अपने भाई को नौकरी दिलाने का काम कर रहे थे? किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? किस तरीके की आप बात करती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? किस तरीके की बात करते हैं गुंडा राज खत्म हो गया? आपने लोकतंत्र को लूटने का काम किया। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव में आपने किस तरीके से लूटने का काम किया, पूरी जनता जान रही थी। पूरी तरीके से जनता ने देखा है और इसका बदला 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार से आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अब समय दूर नहीं रह गया है। आप मंत्री परिषद का गठन भी कर लीजिए। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। आप एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज। आपको 2022 में जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आपके सारे मंत्री। सुनील भाई, मैंने जो सवाल किया था आप चले गए फिर कि जनता उनके साथ क्या करेगी। चुनाव आएगा, हम देख लेंगे। पिछले चुनाव में भी सब 300 ले रहे थे, हमने देखा क्या हुआ। जनता को तय करना है, वो छोड़ दीजिए। आप लोग अपनी मेहनत करिए, जनता पर छोड़िए, जनता तय करेगी। और अगर नहीं कर पाए तो फिर मशीन को दोष मत दीजिएगा। मेरा सवाल यह है, बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने प्रहार किया है, आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर उनका विस्तार, उनका चेहरा कौन होगा वो तो अलग है, उसका मामेदा जवाब दे चुकी हैं और दे रही हैं, लेकिन आप लोग मजबूत उनको कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस का क्या, आपने कहा कि ओवैसी जी हमारे साथ में है, वो बी टीम है। कांग्रेस को ही मैं बी टीम कहता हूँ। जहां आप देखिए, आपने वहां बंगाल में देखिए क्या हुआ। तो कांग्रेस ही बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। उमाशंकर पांडे जी, आप बी टीम हो गए बीजेपी के। सर आपको प्रियंका गांधी नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हमारी बी टीम कहा है। स्थापित कर दिया जाएगा कि आप हमारे बी टीम है। यहाँ पर आप प्रचार के लिए राहुल जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हमारी बी टीम कहा है। थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। असल में भारतीय जनता पार्टी हमारी मुखबिर है। देखिए, हमारी जासूसी करने के लिए, राहुल गांधी जी की जासूसी करने के लिए इजरायल से पेगासस लाए हैं। और माफ करिएगा, स्मृति ईरानी पर भी डाउट है अब मोदी जी को, इसलिए उनके भी हिसाब की जासूसी हो रही है। मैं तभी तो कह रहा था उमाशंकर भाई, मैं तभी तो कह रहा था, पहली बार मैं देख रहा हूँ आपके साथ चर्चा की है। तो आप लोग तमाम जगहों पर चर्चा करते हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। स्मृति ईरानी का नाम आते ही कांग्रेस को जो मिर्ची लगती थी, आज देखिए कितनी बार आपने स्मृति ईरानी का नाम लिया है। आप समझ लीजिए। बहरहाल वो विषय दूसरा। महामेदा नागर एक दूसरे की बी टीम बताते बताते सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। असल में राजनीति यही होती है, वो दिखाने की होती है लड़ाई, अंदर की सच्चाई कुछ और होती है। अब सवाल यहां पर यह है, आप विस्तार करेंगी, कई चेहरे उसमें शामिल हो सकते हैं। मायावती खुलकर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी हैं। सतीश चंद्र मिश्रा खुशी दुबे का केस लड़ने जा रहे हैं, यानी पूरी तैयारी है, पूरी प्लानिंग है। आप लोग भी प्लान कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगता कि विलंब हो गया थोड़ा? मुझे लगता है कि हर चीज का एक ड्यू प्रोसेस होता है, एक ड्यू टाइम हर चीज मांगती है। तो मुझे लगता है कि जितना नेसेसरी टाइम चाहिए था, जितना ड्यू प्रोसेस के लिए टाइम रिक्वायर्ड था, उतना लिया गया है और चीजों को ऑलरेडी स्टार्ट इनिशिएट कर दिया जा चुका है। वो अपने ड्यू कोर्स के अंदर फिनिश भी करेंगे, उनको उनके मुकाम तक भी पहुंचाया जाएगा। विवेक भाई, एक समय था जब ब्राह्मणों के लिए आपने अपने पार्टी के एक बड़े नेता को अलग से तैनाती दे दी थी। मनोज पांडे का मैं जिक्र कर रहा हूं, और उन्होंने बड़ी मेहनत भी की। ठीक है, वो तब्दील नहीं हुआ परिणाम में, लेकिन मेहनत की और लोगों को जोड़ने की कोशिश की। अब जो ये नए सिरे से कवायद चल रही है और अगर मंत्रिमंडल विस्तार में उसकी झलक दिखाई देती है, तो फिर आपको किस तरीके की अलग रणनीति बनानी पड़ेगी जो कि इनके ट्रैक से हटेगी? क्योंकि एक बात तो साफ है, बीजेपी चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, उसका जो संगठन है वो हर वक्त चुनावी मोड में रहता है, वो हर वक्त अपनी कोशिश करते हैं। आरएसएस अलग से उनको साथ देता भी है, उनके ठीक पीछे खड़ा रहता है। आपके पास आपका संगठन है और आपकी रणनीति है, वहां उस झलक से आपकी तस्वीर कितनी धुंधली हो सकती है या आपकी तस्वीर चमक सकती है? देखिए अतुल जी, मैंने पहले भी बोला कि समाजवादी पार्टी सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं, सबका सम्मान करती है। हमारे कैबिनेट को आप देखते 12 से 17 के बीच में, तो उसमें सब समावेश थे। उसमें ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, ओबीसी भी थे, अल्पसंख्यक भी थे, सब थे। हमको तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो सबको। इस बार एमवाई फोकस तो ज्यादा फिर से नहीं है? नहीं, एमवाई वाला होना भी नहीं चाहिए।
ये जाति और धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। अली बजरंग बली वाली राजनीति नहीं चलेगी। बजरंग बली को दलित बताने वाली राजनीति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। अब चाहिए काम। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आप फिर आ गई बीच में। इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ यू? क्यों आती है बीच में? बोलने दीजिए भाई, विवेक सालस को बोलने दीजिए। मामेदा बोलने दीजिए। नहीं, जब आप बोलती हैं वो इंतजार करते हैं। बोलने दीजिए प्लीज, उनको कंटिन्यू करने दीजिए। विवेक भाई आप कंटिन्यू करिए। मैं कुछ बोलूंगा तो कहेंगी मुझे आपत्ति। नहीं, आप बोलेंगे विवेक भाई, आप बोलेंगे। मामेदा आप इंतजार करिए। डू यू वांट मी टू डू दैट अगेन? मैं फिर से बोलूं आपको कुछ? मैं महिलाओं को सम्मान करता हूँ, आप लोग की तरह नहीं है। जहाँ कोई आपकी सच्चाई खोलने लगता है तो आप खुद जाती है बीच में, ताकि आवाज ना पहुंचे। अपना विषय रखिए, आप अपना विषय रखिए। देखिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रवक्ता बैठी है, ये मानेंगे कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? क्या वो ये मानेंगे कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कि वो भी घट गया है? मैडम ये भी बता दीजिए। जैसे आप लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, तो आप भी कह दीजिए ना कि डीजल और पेट्रोल और एलपीजी का दाम घट गया है। आप भी बताइए कि महंगाई घट गई है। आप भी बताइए कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। आप भी ये बताइए कि महिलाओं पे अत्याचार और बलात्कार नहीं हो रहा है। आप बताइए कहाँ हो रहा है? आप बताइए प्रशासनिक स्तर पर आप डीजल, मैं बताता हूँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा। अरे शमशान घाट का तो छोड़ा नहीं है आपने। पीपीई किट, ऑक्सीजन मीटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में तो आपने दलाली खा ली। आप ही के विधायक बोल रहे हैं और हमसे सवाल कर रही है। या फिर योगी जी ने खा ली? आप मेरे को बताइए। वो आप जैसे लोग, आपके मंत्रियों ने खाई, आपके मंत्रियों ने खाई और आपके विधायकों ने इस बात को कहा है। और आप बेशर्मी से बात कर रही हैं। जैसे आपकी केंद्रीय सरकार बेशरम है, वैसे आप लोग भी बेशरम हो गए। बेशर्मी की परिकाष्ठाओं को आपने पार कर दिया है महामेधा जी। हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक बलात्कार होता है। आप ही की केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। आप लोग बेशर्म हैं, आप लोग राजनीतिक ठग हैं। आप लोग ठगने लगते हैं लोगों को। आप लोग झूठे वादे करते हैं। आप लोग छल, प्रपंच और कपट करते हैं लोगों के साथ। साफ साफ दिख रहा है। ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। वाह, ऑक्सीजन से एक भी पूरे हिंदुस्तान में मौत नहीं हुई। महंगाई नहीं बढ़ी, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी नहीं बढ़ा। बोलिए इस बात को। आप इस बात को बोलिए। शमशान में आपने गंगा जी में तैरती लाशों को नाइजीरिया का बता दिया। आप लोग तो बोल लोग हैं। इससे ज्यादा झूठ और कौन बोलेगा? पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं आप लोग। ठीक है विवेक सालस, मैं आपको रोक रहा हूं। आप सारे मुद्दे गिना रहे हो और पूरा अधिकार है आपको मुद्दों को गिनाने का, और फिर जनता के बीच में जाएंगे तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता फैसला भी देगी। लेकिन उमाशंकर पांडे साहब, एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं सुनील अर्कवंशी के पास जाऊंगा। सवाल यह है, आप कह रहे हैं कि आपका हर कार्यकर्ता शेर है। शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर है। मान लिया आपके कई बब्बर शेर पार्टी बदलकर जा चुके हैं। जितिन प्रसाद एक बड़ा नाम, और जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें जो फोकस पॉइंट था उससे जोड़कर अगर उनको हम देखें, आपको नहीं लगता कि आपके बब्बर शेर जो कि हैं वो अगर ऐसे ही जाते रहेंगे तो नुकसान आपका ही होगा? देखिए, और कैबिनेट में वो शामिल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, बब्बर शेर के झुंड में कई बार कोई ऐसी भी ब्रीड आ जाती है जिसको पहचानने में हो सकता है कि हम लोगों से गलती हुई हो, लेकिन वो जिसका जो झुंड होगा वो उसी झुंड में जाएगा। अगर बब्बर शेर के झुंड में कोई बकरी घुस जाएगी तो वो डर के मारे भाग जाएगी, और इसीलिए जो लोग डरे हुए हैं वो लोग भाग रहे हैं। राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए। राहुल जी ने कहा कि जो डर के भारतीय जनता पार्टी के जोर से, उनके षड्यंत्रों से, उनके कुचक्रों से जो लोग डरे हुए हैं और भाग रहे हैं वो भाग जाए, उनको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने कहा। अभी हमारी बहन कह रही थी कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं। मैं, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, अगर मैं पूरी लिस्ट पढ़ूंगा तो बड़ा देर हो जाएगा। छोटी छोटी बातें गिना देता हूँ। बिजली विभाग का प्रोविडेंट घोटाला, स्मार्ट मीटर घोटाला, हम सबको याद है कि कैसे अरबों रुपए का घोटाला हुआ। पंचायती राज ग्रांट, अब देखिए आवाज नहीं आने देंगे। पंचायती राज ग्रांट घोटाला सुन लीजिए, महामेधा जी सुन लीजिए। देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है जो आप कर रही है। बोलने दीजिए महामेधा, बोलने दीजिए। नहीं, देखिए वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो इंतजार कर रहे थे, और मैं बार बार कहता हूं कभी भी काउंटर करना हो ना, आप लोग बहुत शार्प काउंटर किया करिए।
बोलिए भी तो बहुत छोटा बोलिए, ठीक है। हाँ, उमाशंकर जी, आप अपना कंटिन्यू क्या करिए। करें, इनके घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है। स्मार्ट मीटर घोटाला, पंचायती राज ग्रांट घोटाला, पल्स मीटर, ऑक्सीमीटर घोटाला, जूता मोजा, बच्चों के जूते मोजे में दलाली खा गए, जूता मोजा घोटाला, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन लोगों ने किया। ये घोटालों की, अच्छा होमगार्ड भूल रहा था मैं, होमगार्ड जो बेचारे उनको डेली बेसिस का कितना पैसा मिलता है अतुल जी, उसमें इन लोगों ने उनकी ड्यूटी लगाने में इन्होंने घोटाला किया। ये वो लोग हैं जो पल्स मीटर और ऑक्सीमीटर कोरोना के समय में मरते हुए लोगों पर भी इनको दया नहीं आई। कितने क्रूर लोग हैं कि उसमें भी इन्होंने दलाली खा ली। और इनका इतिहास भी यही है कि कारगिल के शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाले लोग, ये ऐसी पहली राष्ट्रीय पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1 लाख रुपए लेते हुए पूरे देश में स्टिंग ऑपरेशन में टीवी चैनलों पर देखा। ये नैतिकता और पारदर्शिता की बात करते हैं। नहीं, राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता की किसी को बात नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, वो आप हो या वो हो। बहरहाल सुनील अरकवंशी, बीजेपी अपने रोडमैप के साथ आगे बढ़ रही है, आपको आपत्ति हो सकती है। कांग्रेस का अपना जनाधार है, आप कहेंगे बहुत कमजोर है, वो आपका अधिकार है। बसपा सपा अपना काम कर रहा है, लेकिन आप जो कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं, आपको लगता है कितना जल्दी सफल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? कुछ दौरे करने से, जहां कल को आप कह रहे थे कि हम अकेले लड़ेंगे पूरे प्रदेश में, अब आप ओवैसी के साथ कह रहे हैं कि मिलकर लड़ेंगे, कुछ और लोगों को जोड़ेंगे। पूर्वांचल आपका बेस है, आप कैसे पूर्वांचल से लेकर अवध और पश्चिमांचल तक अपनी पहुंच बनाएंगे? उनके चेहरे को छोड़ दीजिए, अपनी रणनीति बनाइए। देखिए, 2017 में जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ सोच समझकर हम लोगों से गठबंधन करने का काम किया होगा। पूर्वांचल में 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर हम लोगों ने सरकार में बनाने का काम किया था। आज जो जातियां वोट देने का काम करती हैं, वो सभी जातिगत पार्टियां वो हम लोगों के साथ में संयुक्त मोर्चा, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना हुआ है। और पूरी तरीके से जो आप देखिए, पिछड़े पिछाड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के वोट जो सरकार बनाने का काम करते हैं, वो आज माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में हमारे हैं। और हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हम लोग गांव-गांव बूथ स्तर तक काम करने का काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग मीटिंगें कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में है हम लोग। तो क्यों नहीं हम लोगों को वोट करने का काम करेगी सरकार? क्यों जनता क्यों नहीं वोट करेगी? और हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल पूरी तरीके से मुस्तैद है। और अभी रहा, हमारी माननीय प्रवक्ता जी कह रही थी बीजेपी की कि जातिगत हम लोग बात नहीं करते। आपने माननीय अनुप्रिया पटेल जी को जातिगत आधार पे आपने मंत्री बनाने का काम किया। आपने अभी कौशल किशोर जी को अपने जातिगत आधार पर सिर्फ वोट खींचने के लिए आपने मंत्री पद देने का काम किया। ये लालच में जनता फंसने वाली नहीं है। हम लोगों का पूरी तरीके से रोड मैप तैयार है। हम लोग जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं और लगातार बने रहेंगे। आप कहते, अभी आपको मैं बता दूं, अभी राशन कार्ड पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ये सरकार नहीं बना पाई है। राशन कार्ड की वेबसाइट आप खोल लीजिए तो वो वेबसाइट पर दिखाई पड़ता है कि उनका लक्ष्य पूरा हो चुका है। और आज कहते हैं कि जनता तक हम सारी चीजें मुहैया करा चुके हैं। गांव में बिजली नहीं आ रही है, रोडों का हाल आप देख लीजिए, आप गौशालाओं का हाल देख लीजिए। आप गौशालाओं में कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार गौशालाओं का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। आज रोड पर गाय मर रही है, खेतों में तार लगाकर किसान अपनी जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं, मगर उन तारों से गाय नहीं, सुनील भाई, अच्छी बात है कि अभी आप कह रहे हैं कि वो राशन कार्ड अभी तक सबका नहीं बन पाया है, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल राजनीतिक तौर पर आपसे ये है कि आपके पास कैंडिडेट का पूरा लिस्ट बन गया क्या? आपकी जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो पूरी बन गई है क्या? पूरी तरीके कम से कम कांग्रेस, बीजेपी, सपा की लिस्ट तो फाइनल हो सकती है। आपके पास वो पूरे फिगर हैं क्या? क्योंकि आप दावा करते हैं पूरे प्रदेश के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से इस पर काम करा जा चुका है और लगातार काम उस पर किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस दौरे पर बने रहते हैं इस कार्य को करने के लिए, और वो बाकायदा संपर्क में बने रह रहे हैं सभी के लोगों की लिस्ट में। और हम लोगों की लिस्ट भी तैयार हो जाएगी और जल्दी आप लोगों को लिस्ट, ठीक है, आपको शुभकामना आपकी अगर लिस्ट तैयार हो जाए। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा था कि क्या वाकई इस स्तर पर आप लोग आ चुके हैं कि हाँ पूरी सूची बन जाएगी, जितनी सीटें हैं चुनाव लड़ने के लिए उतनी में तैयारी आपकी है, तो लोग भी हैं क्या? बहरहाल महामेधा, देखिए कुल मिलाकर फोकस पॉइंट आप पर ही रहेगा। बीजेपी ही जो कि सत्ता में है, बीजेपी ही जो कि टारगेट पर है। बीजेपी को अगर यहां पर कोई भी बदलाव करना है अपनी कैबिनेट में, जो कि सरकार का एक विशेषाधिकार होता है, उसका प्रभाव पार्टी पर कैसे आएगा ये आपने देख लिया। वो सारे मुद्दे गिनाए जाएंगे।
उससे आपको लगता है कि हां आपको फायदा मिल रहा है? क्योंकि अगर इस तरीके का कोई बदलाव किया जाएगा तो वो नारा आपका फेल होगा, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। मुझे लगता है कि इस नारे को डबल गति मिलेगी अगर हम ये रीशफल होता है उसके माध्यम से और लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का मौका हम दे रहे हैं और लोगों को हम नए चेहरों को हम आगे लेके आ रहे हैं जो कि इस कम समय के अंदर ही सही पर वो एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दे करके जा सकें, ठीक है। और जरूरी नहीं है, जरूरी वो मेरे जो को पैनलिस्ट हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए मुझे लगता है, पर मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार यहाँ पर टिकने के लिए है 2022 के अंदर। इस समय को आप ये ना देखें कि ये जो रीशफल होगा ये एकमात्र अभी सिर्फ ये 6 महीने के लिए विवेक भाई मुस्कुरा रहे हैं, देखिए जैसे आपने बोलना शुरू किया उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया, उनको आपकी बात पर कतई भरोसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, मैं तो कहूँ उनका वो व्यक्तिगत मैटर है, वो जैसा चाहे जितना हंसे उतना अच्छा है, बढ़िया है। मैं तो चाहती हूँ अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। मैं तो चाहती हूँ ये खूब हंसे, पर मैं साथ ही में ये कहना चाहूंगी कि ये बेशक से ये जो आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, उस सपने को, उस नारे को अगर हम एक्चुअल में रियलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये रीशफल के अंदर अगर कोई नए चेहरे लाए जाते हैं तो वो और अच्छा ही होगा। ठीक है विवेक भाई। अच्छा उमाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उमाशंकर जी आ रहा हूँ, सुनील भाई आपके पास भी आ रहा हूँ। उमाशंकर पांडे साहब। अतुल जी मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। पहली बात तो ये नारे और प्रचार वाली ही सरकार है। आ रहा हूँ सुनील भाई, एक मिनट। उमाशंकर जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। सुनील भाई एक मिनट। उमाशंकर जी ये नारे और प्रचार वाली सरकार ही है, सोशल मीडिया वाली ही सरकार है, इसलिए इनको नारे करना आता है, इनको प्रचार करना होता है। ब्राह्मणों की बात हो रही थी, मैं इस पे जरूर बोलना चाहता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मणों से याराना का बहुत बड़ा इतिहास है, मैं वही बताना चाहता हूँ। पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश की धरती ब्राह्मणों के खून से लाल हो गया। 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या और इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ये संख्या 1000 के आंकड़े तक पहुंचने वाली है। लक्ष्मी उमाशंकर जी अब मैं टोकूंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। देखिए यही मैं चाह रहा था कि आप बोले और आप आ गए उसी पर कि पिछले इतने साल में इतने ब्राह्मण, अरे इंसान की हत्या होती है, ब्राह्मण दलित क्या होता है, यही तो बांट लेते हैं ना। रेप होगा तो दलित लड़की का होता है रेप, दलित और उसमें अंतर मत बांटिए। हत्या होती है तो हत्या ही है, वो इंसान की है, बेजुबान की है, उसमें मत बांटिए। आ गए आप, यही आपकी रणनीति है, यही उनकी रणनीति है। जिस ब्राह्मणवाद को आप यहाँ पर उभारना चाह रहे थे, जिसको आप टटोलने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी उस राह में आगे बढ़ चुकी है, तो आपको लगता है कहीं वो फायदा न ले जाए। बहरा पूरी करिए अपनी बात। सुनील भाई आ रहा हूं। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का जो हश्र हुआ वो पूरे देश ने देखा है। इसके अलावा विवेक तिवारी से लेके कमलेश तिवारी और इंद्रकांत त्रिपाठी प्रतापगढ़ के 5 ब्राह्मणों से लेके बस्ती से लेके इलाहाबाद से लेके महोबा से लेके उत्तर प्रदेश के 75 जनपद ब्राह्मणों के खून से सन गए इस योगी जी की सरकार में। और छोड़िए मोदी जी तक आता हूँ, संजय जोशी का क्या हश्र किया इन्होंने। हरेन पांड्या जो इनके खुद के कैबिनेट मंत्री थे, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। वो ब्राह्मण नहीं थे क्या? संजीव भट्ट आईपीएस ऑफिसर, उनके साथ क्या हुआ? प्रदीप शर्मा आईएएस ऑफिसर, उसका दोष इतना था कि नरेंद्र मोदी जी का उस लड़की के साथ जासूसी का कांड पकड़ लिया था। आज तक वो जेलों में सड़े हैं। और मुरली मनोहर जोशी का क्या हुआ अतुल जी? शांता कुमार वो तो चीफ उमाशंकर पांडे साहब अपने अपने दौर में मुरली मनोहर जोशी हो, लालकृष्ण आडवाणी हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, संजीव भट्ट हो, जितने नाम आप गिनाएंगे सबने अपना दौर जिया और सबके कई किस्से यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो मैं एक याद दिलाऊंगा। नरसिम्हा राव का क्या हुआ ये कांग्रेस कभी बताएगी, अंत में उनका क्या हुआ और कैसे हुआ ये आपको भी बताना पड़ेगा। बहरा बहुत पुरानी बात हो जाएगी। देखिए इतिहास में जाएंगे, कई ऐसे पन्ने खुल जाएंगे जिसमें आपके जख्म दिखाई देंगे। मुझे मैं टटोलना नहीं चाहता। सुनील अर्कवंशी फाइनल कमेंट आपका। सुनील अर्कवंशी, देखिए सरकार की कैबिनेट का विस्तार करने का अधिकार होता है मुख्यमंत्री के पास, वो विस्तार करेंगे। हो सकता है कल को भविष्य में आप सरकार में आए तो आपका भी वो अधिकार होगा, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। अगर उसमें इसकी झलक दिखती है, जो हमारा कोर पॉइंट था इस मुद्दे पर हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ब्राह्मण चेहरा, तो आपको लगता है कि हाँ आप लोगों को कुछ और रणनीति बनानी पड़ेगी, खासतौर से पूर्वांचल के लिहाज से। ऊपर बात हो रही थी। अब जितिन प्रसाद जी जिस समय कांग्रेस में थे उस समय ब्राह्मण की हत्या को लेकर वो पूरी तरीके से प्रहार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब ये भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के ऊपर वो प्रहार करने का काम करेंगे? एक बात, सबका साथ सबका विकास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी सबका साथ तो लिया और विकास अपना करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर
1 करोड़ आबादी वाला आदिवासी समाज, 50 लाख की आबादी वाला बंजारा समाज, कहाँ आपने उसको प्रतिनिधित्व देने का काम किया? आपको वोट देकर सरकार बनाने का काम किया, मगर आपने उसको हिस्सा देने का काम नहीं किया। अब मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि कैसे तो विकास में आप भी हिस्सा चाह रहे थे क्या? बीजेपी अपना विकास कर रही थी और आपका हिस्सा नहीं दे रही थी, यही दर्द है आपका? बिल्कुल हिस्सा देना पड़ेगा, जो इस देश में है तो हमको भी अच्छा, देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। मतलब अकेले वो नहीं खाएं, आपको हिस्सा देना पड़ेगा, नहीं तो आप ओवैसी के साथ चले जाएंगे। नहीं, बात ओवैसी जी के साथ जाने की नहीं है, बात हिस्सेदारी की। आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करें, उस पर मैंने ये जवाब मांगा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए क्या कहें आप सभी लोग चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। सुनील भाई आपका, उमाशंकर जी आपका, विवेक सालस भाई आपका और मामेदा नागर आपका। तो सवाल तो बनता में सवाल यही था। अब यहां पर जब बदलाव होगा, विस्तार होगा, तो झलक क्या दिखेगी ये भी एक सवाल होगा, लेकिन फिर उसका जवाब जनता क्या देगी ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार।